अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। क्लास आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास BS Political Science second semester and course title is Introduction to Political Science second. Sobia riaz here. First of all, we will discuss about merits of dictatorship. Dictatorship makes government strong. Dictatorship is claimed as the regime of a strong man who gets things done. Reason is that it is a centralized government in which no opposition parties are allowed and no criticism is permitted. All energies of the state are concentrated on the achievement of aims and ideals for which the dictatorship stands. Dictator gives a very strong and efficient government to the country which he rules. क्लास डिक्टेटरशिप एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है बिकॉज हम कह सकते हैं कि इसमें ये एक रिजीम है, हुकूमत है एक स्ट्रॉन्ग मैन की, जो कि बस अपने काम करवाना चाहता है। जो पॉलिसीज़, जो ऑर्डर्स उसने तय किए हैं, जो मकसद उसका है, उसके लिए बस उसको काम चाहिए। उसमें कोई जैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों के पास राइट्स होते हैं और ड्यूटीज़ होती हैं। डिक्टेटरशिप में जो राइट्स होते हैं वही ड्यूटीज़ होती हैं और लोगों को परमिशन नहीं होती कि वो रूलर को क्रिटिसाइज़ कर सकें, उस पर ओपिनियन दे सकें। उनको बस ओबे करना होता है। अच्छा, अब इसकी एक मेन रीज़न अभी क्या बताई गई कि डिक्टेटरशिप में अपोजिशन पार्टीज़ नहीं होती और उनको अलाउ और किसी को भी क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं है। तमाम जो रिसोर्सेज, तमाम एनर्जीज़ जो हैं स्टेट की, उनको कंसंट्रेट कर दिया जाता है। डिक्टेटर उनको कंसंट्रेट कर देता है for the achievement of aims and ideals for which dictator stands. डिक्टेटर के तय किए गए जो भी आइडियल्स, जो भी पर्पसेस और या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी अचीवमेंट के लिए तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं। डिक्टेटरशिप मेक्स फॉर एफिशिएंट एंड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेशन. It is strong and more efficient and prompt than democracy in handling emergencies. पिछले लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी में चूँकि कुछ फॉर्मल प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं, डिस्कशंस और कंसल्टेशन के साथ फ़ैसले लिए जाते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इन सिचुएशन ऑफ एमरजेंसी और वार, या फिर अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें सडन डिसीजंस लेने होते हैं, तो डेमोक्रेसी में ये प्रोसेस स्लो होता है, तो ये उसका एक डीमेरिट बन के सामने है। और यही चीज़ डिक्टेटरशिप का एक मेरिट के तौर पे सामने आई, क्योंकि डिक्टेटर को किसी से मशवरा नहीं करना, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना, कोई फॉर्मल डिस्कशंस नहीं करनी, जो फ़ैसला लेना है सिर्फ उसी ने लेना है, उसकी ऑल इन ऑल अथॉरिटी है, तो वो क्विक और सडन डिसीजंस ले सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ये एक एफिशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे अपना रोल प्ले कर सकती है। Democracy works by committees, discussions, parliamentary debates, persuasion and compromise, while it takes democracy long to decide a question and execute decision. अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेसी में चूँकि कमेटियों के ज़रिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है काम, डिस्कशंस की जाती हैं, डिबेट्स होती हैं, और तब जो है वो पॉलिसीज़ को तय किया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं।
सो ये स्लो प्रोसेस हो जाता है, ख़ास तौर पे क्राइसिस या इमरजेंसी सिचुएशन में जिनमें क्विक डिसीजंस जो हैं वो चाहिए होते हैं। ए डिक्टेटर ऑन द अदर हैंड नीड्स नो कमेटी, नो पार्लियामेंट and no opponents to persuade, convince और compromise। डिक्टेटर को ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं होती, कोई फॉर्मल प्रोसीजर्स अडॉप्ट नहीं करने होते। इसीलिए डिक्टेटर जो है वो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को एक फर्म एंड क्विक डिसीजन और एंड प्रॉम्प्ट एग्जीक्यूशन के ज़रिए डील कर सकता है। His firmness and determination stand in sharp contrast to the weak policies of democratic rulers. Dictatorship can produce immediate effective results with a smaller staff of efficient and public spirited men and women than a democratic regime can। ये वर्ड्स हैं डॉक्टर ऑर्नल्ड टाइन बी के। वो कहते हैं कि डिक्टेटरशिप जो है वो इमीडिएट और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है थोड़े से एफिशिएंट और पब्लिक स्पिरिटेड स्टाफ, यानी आवाम में जो मकबूल हैं, उनकी खिदमत के जज्बे से सरशार हैं और एफिशिएंट हैं, ऐसे स्टाफ की थोड़ी सी ही तादाद के साथ डिक्टेटरशिप जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म के का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो डिक्टेटरशिप ज़्यादा बेहतर और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स जो है वो हमें दे सकती है। Communist dictatorship in Soviet Russia has achieved in industry and science in 50 years what took 2 centuries to democratic England and USA to achieve. As regards war, Nazi dictatorship in Germany made the country so strong and powerful in 7 years that she was able to fight all other great powers for 5 years. ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप। Dictatorship regards the state as the end and the individual as the means. Dictatorship can be called totalitarian. It controls everything and regulates every activity of the individual and the state. It is authoritarian because it provides unlimited and absolute power to the state over the citizens and society. It makes no distinction between the state and the society. Individual has no life, no rights of his own apart from what the state gives him. No individual rights are there in dictatorship, but only state rights. Individual is completely subordinate to the policy and purpose of the state. His right is his duty to obey the state. He lives for the glory and power of the state. In democracy, individual has his rights and freedoms. The state exists as a means to his happiness and self-development, while in dictatorship, individual is a means to the attainment of the ends of state. क्लास इस पॉइंट को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी कि डिक्टेटरशिप में जो बेसिक आपका फोकल पॉइंट है, मेन पर्पस है, वो स्टेट है। स्टेट को एक एंड के तौर पे, एक डेस्टिनेशन के तौर पे, एक मकसद के तौर पे लिया जाता है, यानी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो है वो स्टेट है, और जो इंडिविजुअल है, जो स्टेट में रहने वाले लोग हैं, वो सेकंड प्रायोरिटी हैं। वो मींस यानी वो एक ज़रिया है उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने का जो कि दर्जा स्टेट को हासिल है, यानी इंडिविजुअल्स को यूज़ किया जाता है स्टेट की बेटरमेंट के लिए, जबकि डेमोक्रेसी में एंड जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं और स्टेट को एक मींस के, एक ज़रिए के तौर पे यूज़ किया जाता है। टोटल रिवर्स होता है इसमें।
तो इसमें कोई राइट्स नहीं होते इंडिविजुअल्स के पास, उनके राइट्स ही उनकी ड्यूटीज़ होते हैं, और बस उनको वही राइट्स अवेलेबल होते हैं जो कि स्टेट उनको प्रोवाइड करती है, अलाउ करती है। इंडिविजुअल जो है वो कम्प्लीटली सबऑर्डिनेट होता है उस पॉलिसी और पर्पस के सामने जो कि स्टेट उसके सामने रखती है। Second demerit of dictatorship is that it is based on force and violence and not on discussion and argument. अगर हम डेमोक्रेसी का कंपैरिजन करें तो डेमोक्रेसी में डिसीजंस जो हैं वो डिस्कशन, आर्गुमेंट और परसुएशन के बाद लिए जाते हैं, जबकि डिक्टेटरशिप में फ़ैसले जो हैं वो बाय फोर्स एंड वायलेंस लिए जाते हैं। डिक्टेटरशिप डिमांड्स ओबीडियंस, कंप्लीट अतात चाहिए डिक्टेटरशिप में, जबकि डेमोक्रेसी में परसुएशन और कंप्रोमाइज़ से काम लिया जाता है। डेमोक्रेसी प्रिज्यूम्स डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एमंग द पीपल एंड डिक्टेटरशिप फोर्सेस कन्फर्मिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ओपिनियन एमंग देम। यानी डेमोक्रेसी में आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती हैं, उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, जबकि डिक्टेटरशिप में कन्फर्मिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ओपिनियन, एक ओपिनियन कन्फर्म ओपिनियन चाहिए होती है जो कि हर हाल में डिक्टेटर के फेवर में होनी चाहिए। Disagreement with the government is regarded as a sin in dictatorship and suppressed without mercy. Next demerit is dictatorship leads to apathy in public life. यानी पब्लिक लाइफ में क्या होता है, डिक्टेटरशिप जो है वो आवाम को सर्द मैरी की तरफ ले जाती है। वो किस तरह से है, as no opposition and criticism of the government is permitted or tolerated under the dictatorship, the people become indifferent and apathetic to the affairs of the state. क्योंकि डिक्टेटरशिप में कोई गवर्नमेंट पर कोई क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं होती, ना ही बर्दाश्त की जाती है, सो पीपल जो हैं वो टोटल इनडिफरेंट हो जाते हैं और सर्द मैरी मुर्दा दिली उनमें आ जाती है स्टेट के अफेयर्स को लेके, क्योंकि वो कुछ बोल तो सकते नहीं, कोई राय तो दे नहीं सकते, ब्लाइंड अतात ही करनी होती है। सो वो सर्द मैरी या अपैथी का शिकार हो जाते हैं। In dictatorship, people are asked not to think but to obey the leader and follow him blindly to whatever he leads them. Such a policy spells disaster for the future. For to eliminate all differences is to eliminate all that keeps the community mentally and spiritually alive. Next is dictatorship. Fascist dictatorship spreads war and aggression. If we discuss about the kinds of dictatorship, we can say that communist and nationalist dictatorships supposed to be peaceful, friendly and cooperative in their relations with foreign countries and nations. Fascist dictatorship is only revenge seeking, aggressive, imperialistic and hostile towards the nations and countries. It hates peace and friendship among nations of the world and ridicules and scorns the ideals of human brotherhood and love. Fascism and Nazism believe in race superiority. If we discuss about fascism, I can explain that it is a political theory advocating an authoritarian hierarchical government that is opposed to democracy or liberalism. यानी फाशिस्ट डिक्टेटरशिप जो है वो वॉर और एग्रेशन फैलाती है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम देखें कि कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप और नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप जो है वो लिटिल बिट पीसफुल और फ्रेंडली और कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं, जबकि फाशिस्ट डिक्टेटरशिप जो है ये पीस और फ्रेंडशिप से नफ़रत करती है और
ऐसे आइडियल्स, ऐसे ऐसे ख्यालात को जो है वो स्कॉर्न करती है। लास्ट demerit of dictatorship is that it is not a permanent institution. As we know that dictatorship lasts so long as the dictator lives or keeps himself in power. कि जब तक डिक्टेटर ज़िंदा है या ख़ुद को पावरफुल रखता है तब तक वो जो है अपना रूल कर सकता है।